नेक्स्ट लिखो, वो लास्ट क्लास में समझा है ना टॉर्क वाला चीज। अब उस टॉर्क को समझने के लिए हम लोग को यहाँ एक टॉपिक पढ़ना है। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल। उस टॉर्क को समझने के लिए यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। और डाइपोल स्केलर होता है कि वेक्टर? डाइपोल स्केलर की वेक्टर? वेक्टर होता है। याद है एक डाइपोल और पढ़े थे, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था। तो यहाँ पर कौन सा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, सबसे पहला लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो मैग्नेटिक डाइपोल फॉर करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक डाइपोल फॉर करंट कैरिंग वायर is only defined is only defined for is only defined for closed loop। कभी भी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक डाइपोल निकालें तो वो हमेशा किसके लिए डिफाइंड होगा? क्लोज लूप। यानी क्लोज लूप का ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ऐसे ही कोई वायर होगा तो उसका कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं। ठीक है, और एक क्लोज लूप का मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है? तो एक एग्जांपल के साथ याद रखो कि अगर एक सर्कुलर वायर है, करंट जा रहा है आई, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल होता है आई इंटू ए। और ए क्या है? एरिया। किसका एरिया? कोई भी एक लेंगे हम लोग, अगर लूप लेंगे तो उसका कोई ना कोई ऐसा एरिया निकलेगा। ठीक है, और याद रखना है फॉर एन टर्न्स। एन टर्न्स का मतलब कि अगर यही लूप को अगर हम बार बार अगर कॉइलिंग, एन टर्न्स का मतलब सीधा याद रखना वो क्या होता है? कॉइल होता है। कॉइल में एक ही तार होता है कि बहुत सारा तार होता है? बहुत सारा। तो फॉर एन टर्न्स अगर बात किया जाए तो इसी मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला हो जाएगा एन आई ए। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल स्केलर की वेक्टर वेक्टर। तब इसको वेक्टर बनाने के लिए आई क्या होता है? स्केलर। तो यहाँ एरिया को वेक्टर बना दिए। याद है वहां भी एक एरिया को वेक्टर बनाए थे, कहा? गॉस लॉ में। और एरिया को वेक्टर क्या बोल के बनाए थे? उसका डायरेक्शन किधर होता था? परपेंडिकुलर होता था सरफेस के। यहाँ भी परपेंडिकुलर ही होगा। अब इसके परपेंडिकुलर इधर भी पॉसिबल है और उधर भी। अब उसका डायरेक्शन कैसे देना? राइट हैंड थंब रूल। करंट जैसे लूप में घूमेगा वैसे उंगली को कर्व करना। इस बार थंब किधर गया? अंदर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर। लिख लो, डायरेक्शन ऑफ ए is given by right hand thumb rule। क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू लिखना हो तो सीधा लिखेंगे m इंटू आई इंटू एरिया। इसका कितना लिखेंगे? पायर्स। आंसर आ गया। ठीक है, अभी क्यों सीख रहे हैं आगे पता चलेगा। क्वेश्चन लिखिए।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो ये एक वायर जो है पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। कैसे क्लोज्ड है समझना ध्यान से। इधर इसका जो आधा सर्कल है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और उसका जो आधा सर्कल है एक्स जेड प्लेन में। यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे सर्कल करके फिर ऐसे सर्कल किया गया है। क्लोज लूप है कि नहीं है। इसका रेडियस आर दिया हुआ है। बताइए इसका एम का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ √2, ठीक है। चलो बताएं फिर। देखो इसमें दिक्कत क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसका जो पूरा सरफेस था एक ही प्लेन में था। इस क्लोज लूप वायर का सारा सरफेस मतलब एक ही प्लेन में कि अलग अलग प्लेन है, अलग अलग प्लेन, ठीक है। ऊपर वाला प्लेन का बात करें तो खाली इसको कंसिडर करें, सिर्फ इसको, तो ये क्लोज लूप है नहीं, तो उसका हम लिख नहीं सकते। इसको भी कंसिडर करें तो इसका भी नहीं लिख सकते। और लिखना अगर पूरे को होगा तो ये दो अलग अलग सरफेस में, तो जब भी ऐसा आए तो यह टेक्निक क्या यूज करना है, जैसे जहां जीरो है मैथ्स के फॉर्म में उसको 2 - 2 भी लिख सकते हैं, ये +2 भी और -2 भी है। उसी तरीके से जब भी अलग अलग सरफेस होगा और जहां वो दोनों सरफेस ज्वाइंट होगा, जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि देखो एक तार इधर से भी है और एक तार इधर से भी है, तो वहां नेट करंट कितना है, जीरो। मतलब हम जीरो को क्या बोले, एक लिखे प्लस है और दूसरा माइनस है। अब उससे हमको क्या फायदा मिला कि अगर हम ऊपर वाले को कंसिडर करें तो एक क्लोज लूप मिल गया, और नीचे वाले को भी कंसिडर करें तो एक क्लोज लूप मिल गया। इसका हम लिखेंगे M1, कितना लिखेंगे, I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। और इसका अगर डायरेक्शन देखे तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब क्या लिखोगे बोलो तो, -k कैप लिख दे डायरेक्ट। और अगर इसका M2 लिखे तो I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। डायरेक्शन बताओ, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे करेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो नीचे का मतलब वाई एक्सिस के अपोजिट क्या लिखोगे, -j। ठीक है। तो अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 -j कैप और प्लस आई इंटू पाई आर स्क्वायर 2 -k। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। लेकिन अगर हमको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो दोनों
इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्या अगर मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच 90 डिग्री है तो रूट टू टाइम्स लिख सकता है। तो रूट टू टाइम्स आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय, समझ में आया सबको? चलो इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी से मिलता जुलता। समझे कि नहीं? पक्का तो? बहुत बढ़िया, दे क्वेश्चन फिर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। पहले हमको बनाने देना फिर बनाना, ठीक? क्लोज लूप वायर है, पक्का ना? तो बताइए इसका एम कितना होगा, डिस्टेंस वगैरह दे देता है। ये ए डिस्टेंस, ये वाला भी ए डिस्टेंस, ये वाला भी ए डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस ए है। चलिए बताइए तो। आंसर कॉपी में लिख के एकदम चुपचाप बैठे रहो, चिल्लाना भी नहीं। हाँ? ठीक है बनाओ, याद है क्या आंसर? हाँ, नीट वालों को याद हो जाता है आंसर। कैसे सोचा है इस पर बता दो।
चलो बताएं। है? इसका दूध भात है। देखो आंसर आ जाना चाहिए था। बोले थे जहां सरफेस दो मिलता है, जैसे इसका ऊपर वाला सरफेस और इसका इधर साइड वाला सरफेस है ना ऐसे, तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर दो, एक उधर और इधर करके, और ये दोनों सरफेस यहाँ पर एक ब्रेक कर दो। ठीक है, तो तुम देखोगे तो एक ऊपर लूप बना ऐसे, उसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। अच्छा इसके ऊपर ऐसे घूम रहा है, हाँ इसका ऊपर, और नीचे वाले का नीचे। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। लिख लो या फिर डायरेक्ट यही कैंसिल कर दो। बचा खाली ये, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस साइड जाएगा। इस साइड कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे आई इंटू ए स्क्वायर आई। समझ में आया ना एम कैसे निकालना है? बस हो गया फिर। अब आते हैं वापस टॉर्क के ऊपर। एक बार और, ये तोड़ने वाला समझ में आया? तोड़ दिए। तोड़ने के बाद ऊपर लूप जो बना, ऊपर वाला लूप कैसे घूम रहा है? ऐसे कि ऐसे? कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाए। हम किधर गया? फिर तेरा दायां हाथ यूज कर, दायां, हाँ किधर गया? ऊपर। और नीचे में ऐसे घूम रहा है, देखो तो नीचे। तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल, बचा ये इधर। तो एक यही बचा, तो इसका होता है आई इंटू इसका एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर आई। ठीक है, चलिए हो गया। एक काम करो, एक मिनट। सबसे पहले ये बताओ इस पे नेट फोर्स कितना? जीरो। क्लोज लूप वायर मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा कितना होता है? जीरो। अब हम लोग उस दिन डिस्कस भी किए थे कि अगर हम इस वाले को कंसिडर करें, ऊपर वाले पे फोर्स जीरो होगा ना भाई? हाँ वही हम भी बोल रहे हैं। नीचे वाले पे भी फोर्स जीरो। इस पे फोर्स किधर आया था? आई नीचे है, बी इस साइड है, तो आई क्रॉस बी इस साइड, तो फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। और इस फोर्स को अगर लिखना हो तो फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल।
तो मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट कितना आई, और इसका लेंथ कितना है, फोर्स लिख लिए, और ये फोर्स किधर है, बाहर, इस पे फोर्स अंदर, इसका भी फोर्स वही होगा। तो देखा जाए तो इस पे फोर्स बाहर और इस पे फोर्स अंदर, इसका मतलब ये रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये रहा उसका एक्सिस, और ये रोटेट ऐसे करेगा, और रोटेट करता है तो क्या निकालते हैं, टॉर्क। चलिए तो टॉर्क निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को ये बताओ, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स, और डिस्टेंस कहां से लेते हैं, एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, L/2। तो ये फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा BIB इंटू L/2, और इस फोर्स और इस डिस्टेंस के बीच कितना एंगल है, 90। तो साइन साइन 90 कितना होता है, 1। सेम फोर्स ये भी टॉर्क जनरेट कर रहा है, उतना ही कर रहा है, दोनों को ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, ये भी हेल्प कर रहा है और वो भी हेल्प कर रहा है, इंटू 2 टाइम्स कर दे डायरेक्ट, ये 2 2 कैंसिल, BILB, ठीक है। मेरे को अब ये तो आ गया, हम किसको सिंप्लीफाई करना है खाली, L इंटू बी इसका क्या है, एरिया, और I इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, अभी हम लोग पढ़े। तो टॉर्क आ गया MB, और ये MB इसलिए आया क्योंकि यहां पर इसका M निकालना किधर है, M का डायरेक्शन इधर है, अंदर, और B इधर है, M और B के बीच अभी कितना एंगल है, 90, इसलिए MB डायरेक्ट निकला। तो अब यहां से आपको सिंपल एक याद रखना है कि if theta is angle between M and B, कि अब अगर M और B के बीच अगर कोई भी एंगल थीटा आएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं M क्रॉस B, जिसको लिख सकते हैं MB sin थीटा। और याद करना अब कितना आसान है, यहाँ से इलेक्ट्रिक डायपोल जब पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस C, तो यहाँ P के जगह M और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह B। समझ में आया, यानी जो फॉर्मूला वहां था वही फॉर्मूला यहाँ है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो सब लोग में, यानी इस पूरे कहानी में आपको बस यही याद करना है कि कोई भी अगर डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में आया तो M क्रॉस B, और इलेक्ट्रिक डायपोल आया तो P क्रॉस C।
टॉर्क है ना, हाँ, टॉर्क हो गया m क्रॉस b यानी एम बी साइन थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा बता रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े हो, जो भी कुछ टॉर्क का रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि एक एक करके अब लिख रहे हैं, वहां टॉर्क का फॉर्मूला था P क्रॉस सी। चलो यहाँ चेक भी हो जाएगा कि आप लोग को कितना याद है ना, कितना तो याद ही है। चलिए, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, अब जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ करता था। हाँ बोलो क्या हुआ करता था। हाँ हाँ, माइनस, बहुत सही सही, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये भी जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो यहाँ होगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, सब कुछ एज इट इज है। अब याद करो वहां पर हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल कब था, थीटा 0 डिग्री, और अनस्टेबल 180। नहीं होता था, पक्का ना, यहाँ एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब उस डायपोल को वहां पर अगर हम हल्का सा ऑसिलेट करते थे, हल्का सा, तो वो ऑसिलेट करता था, तो यहाँ एक टाइम पीरियड निकलता था। यही होता था। हाँ, 2 पाई छूट गया ना, 2 पाई रूट अंडर I/P। तो बताना एज इट इज यहाँ लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर I/M। चलो नोट डाउन करो। हाँ वही बात है, आई क्या है, एकदम सही, आई फॉर इंक पॉट। याद आया। चलो ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाह, तुम लोग जितना महान आदमी। ठीक है, यानी कि आपको रिवाइज करने का वहां 11th वाला 12th वाला जरूरत है, इलेक्ट्रोस्टैट्स जो वहां डायपोल के बारे में पढ़े हो एज इट इज यहाँ बस कॉपी पेस्ट है, बस पी के जगह एम, ई के जगह बी। याद है वहां डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी पढ़े थे, तो यहाँ भी वही कुछ होगा। आगे पढ़ेंगे, आगे आगे है वो। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ लिख लो। उसके बाद और हमको नहीं लगता बना पाओगे तुम लोग, कोई उम्मीद ही नहीं है तुम लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, आंसर सबका आएगा 200%, पर किसी का सही नहीं आएगा। चलो बनाए दे, उतार लिया ना सब लोग।
देखो, लिख लो क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, एंड अ कॉइल is made about the diameter of the, and a coil is made about the diameter of the, and a coil is made the diameter of the non-conducting hollow sphere, diameter of the non-conducting hollow sphere. ठीक है, if the hollow sphere is, if the hollow sphere is slightly pushed towards right, if the hollow sphere is slightly pushed towards right, राइट साइड हल्का सा पुश किए, फाइंड द टाइम पीरियड। पहले तो यही सोचो कि ऑसिलेट करेगा क्यों, और अगर किया तो टाइम पीरियड कितना। बना, 2 मिनट।
हो गया। सॉलिड स्फीयर का मास m ले लेना। चलो देखो बताते हैं। सबसे पहले ये सर्कुलर, वो जो तुम्हारा होलो स्फीयर है, वायर ऐसे लपेटा हुआ है, कुछ ऐसा, तो इसका m का डायरेक्शन, अभी m और b दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर m और b दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अभी टॉर्क जीरो, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। जैसे ही अगर इसको हम राइट साइड हल्का सा लेके गए, ठीक है, अभी m ऐसे है तो हल्का सा इधर करेंगे तो m ऐसे ही रहेगा कि m भी रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, यानी हल्का सा इसको रोटेट करें तो m कुछ ऐसा चला जाएगा और b किधर रहेगा, दोनों के बीच कुछ एंगल थीटा आएगा, तो टॉर्क होता है m b sin थीटा, यही होता है। अब अच्छा, यहाँ थीटा 0 था कि 180 था? 0 था। स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल। तो हल्का सा अगर इसको डिस्टर्ब करें तो ये वापस अपने पॉइंट तक आएगा, यानी ऑसिलेट करेगा, और जब भी ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाय, बस हमको लिखना क्या है, आई। ठीक है, तो बताइए आई कितना लिखें? 2/3 mr, हमको यही उम्मीद था। 2/5 सॉलिड का होता है, 2/5, और होलो का होता है 2/3। पक्का ना? आपको भी याद नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। कर लो, एआई से पूछ लो जल्दी, कितना होता है, जल्दी बताओ। 2/3 होता है ना? हाँ हाँ, उसका कुछ नहीं, वो 2/3 mr²। अब समझना ध्यान से, 2/3 mr², उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होता है, वो किसके अबाउट रोटेट करता है? एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऐसे हो रहा है? इस पॉइंट के। अब इस पॉइंट के अबाउट कैसे निकालेंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? 2/3 mr²। तो अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट पता, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 2/3 mr² प्लस mr², तो आंसर होगा 5 mr²/3। बस इसी को यहाँ पुट करना है। एक बार और, वो जो ये पूरा बॉल है, वो अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता, ऐसे रोटेट करता पूरा एक्सिस के अबाउट, तो हम वही बोलते हैं, पर ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है? इस पॉइंट, ऐसे ऐसे कर रहा है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको पता रहता है सेंटर के अबाउट 2/3 mr², तो उसको अगर शिफ्ट करना होगा r, तो यही फॉर्मूला लिखते हैं ना, 2/3 mr² प्लस mr²। कोई नहीं, सर 11th का चीज है, थोड़ी याद है। हाँ।
हो गया, समझ में आया ना? अच्छा उतारना है, उतार लो। हो गया, उतार लिए सब लोग? पक्का ना? टॉपिक डालो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको पहले अब हम समझा देते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। पतला सा कॉपी है किसी के पास? पतला पतला पतला, पतला है पर छोटा है। नहीं नहीं, ज्यादा मुड़ जाएगा वो। चलो ठीक है। इसीलिए पता है हम एक मूवी देखने जाते हैं, वो वाला क्या? हाँ, सितारे जमीन आया था ना एक बार। कौन सा मूवी था वो? सितारे जमीन पर, तारे जमीन पे ना। हाँ हाँ, जो नया वाला था। अच्छा चलो इधर देखो, इधर इधर समझना। मैग्नेटिक फील्ड अभी समझो कि ये समझना, नॉर्थ पोल इधर वाला, ये दीवार नॉर्थ और ये दीवार साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है? नॉर्थ से साउथ। तो इमेजिन करना पूरा, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खाली इमेजिन कर लोगे तुरंत बन जाएगा, वरना ना फिगर से जिंदगी में समझ में आएगा ना कुछ। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये समझना एक लकड़ी का है, ठीक है? और इस लकड़ी के ऊपर हम वायरिंग कर रहे हैं ऐसे कॉइलिंग, यानी इसके रेडियस के लॉन्ग, यहाँ रेडियस फिर लेंथ, रेडियस लेंथ ऐसे। तो अगर उस कॉइल को हम देखें, सिर्फ कॉइल का स्ट्रक्चर इसको भूल जाओ, तो उस कॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, या कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा, ठीक है? तो अगर हम उसका करंट का डायरेक्शन अभी ऐसे रख रहे हैं, यानी हम लोग ऐसे देख रहे हैं, यानी अभी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर क्लॉकवाइज लिए, ठीक है, तो एम का डायरेक्शन, ठीक है, और बी का डायरेक्शन, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो एम अंदर चला गया, बी उधर है, टॉर्क लगेगा, क्योंकि एम और बी के बीच कितना एंगल आया? 90। तो एम क्रॉस बी, टॉर्क का तो डायरेक्शन इधर गया, लेकिन जिधर उंगली कर्ल करता है उधर ही रोटेट होता है। जैसे कि समझा देते हैं, तो दरवाजा भी खुलने वाला नहीं है, स्लाइड होने वाला है। इमेजिन करो कि यहाँ एक दरवाजा होता, तो हम फोर्स इधर लगाते, तो टॉर्क किधर आएगा बताओ? इस दरवाजे पे टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो एक्सिस से आर इधर और एफ इधर, तो आर क्रॉस एफ, टॉर्क किधर गया? ऊपर। तो दरवाजा ऊपर तो नहीं खुलता, तो जिधर उंगली कर्ल हो रहा है उधर ही दरवाजा खुलता है। वही चीज यहां हम समझा रहे हैं। एम का डायरेक्शन किधर था? अंदर। बी का डायरेक्शन इधर, तो एम क्रॉस बी इधर आया, टॉर्क भले डायरेक्शन नीचे जा रहा है पर ये इधर रोटेट किया, तो ये शाफ्ट पे टॉर्क ऐसे लगेगा तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है? अब अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो पहले ऐसे घूम रहा था करंट, तो अब ऐसे घूमेगा, एम किधर? इधर, तो एम क्रॉस भी इधर आएगा, यानी ऐसे घूमेगा। यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से ये भी रोटेट उल्टा होता है। अब यही चीज जो देख रहे हो ना, इसी को हम लोग एक डिवाइस में फिट कर दिया और हम ऊपर से देख रहे हैं इसको ऐसे। और इसको ऊपर से जब देखेंगे तो हमको सिर्फ एक सर्कल नजर आएगा, और उसी सर्कल पे हम बीच में एक ऐसा एरो मार देंगे। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? मान के चलो दो तार रहेगा, हम सटा दिए कहीं भी सर्किट में, अगर ऐसे रोटेट हुआ इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा है, और अगर ऐसे रोटेट हुआ तो करंट उल्टा जा रहा है। तो वही चीज होगा, तो हमको ये कांटा दिखेगा, कांटा इधर गया यानी करंट ऐसे, कांटा इधर गया मतलब करंट। और टॉर्क का फॉर्मूला था
m क्रॉस b, यही था। m को क्या लिखते थे, i इंटू ए, और यहाँ n टर्म्स है तो यहाँ n लिखेंगे इंटू b। ठीक है, अब तुम यहाँ ध्यान से अगर देखोगे, अच्छा जब करंट अगर हम दे दिए, ठीक है, और एक चीज और समझ लो, हम करंट दे दिए तो इस पे टॉर्क आ गया, तो ये घूमा, करंट बंद तो टॉर्क बंद, तो ये वापस कैसे आता है फिर, जब टॉर्क, जब हम करंट दिए टॉर्क लगा तो ये घूम गया, करंट बंद तो टॉर्क खत्म, तो ये वापस कैसे आएगा, तो कोई कोई ना कुछ होता है जो उसको वापस लेके आता है। जैसे कि अभी एक हम अगर दरवाजे में कुछ नहीं किया, हम ऐसे खींचे और छोड़ दिया, तो दरवाजा यहीं रहेगा। अगर उसको वापस लेके जाना होता तो याद है एक डोर क्लोजर लगाते हैं, तो डोर क्लोजर वापस उसको उसी पॉइंट पे लेके जाता है। यानी कि इसको समझो खाली कि एक स्प्रिंग अगर लगाएं और एक मास लगाएं, तो अगर हम इसको खींचे, ब्लॉक को खींचे, तो इसको वापस लाने का जिम्मेदारी किसके पास है, स्प्रिंग के पास। तो F इज इक्वल टू के एक्स लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ टॉर्क जो भी आया उसको लिखते हैं के इंटू थीटा। F इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। वहां के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। और ये कौन सा थीटा है, अब ये बताओ, वो जितना थीटा रोटेट कर रहा है ना, वही वो थीटा है। यानी थीटा जितना, वो थीटा नहीं, एम और बी के बीच वाला थीटा नहीं है, ये कौन सा थीटा है, जितना वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी डिवाइडेड बाय के। अब यहां सिंपल देखना है, बी चेंज होता है क्या, तो कांस्टेंट हो गया, एरिया भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। यानी जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना थीटा ज्यादा होगा, और हम जानते भी करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रोटेट करेगा। यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यही थीटा को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। यानी कितना डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट। समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। क्या रियल रीडिंग नहीं देता मतलब, हाँ बोल सकते हैं, पर वो उसको इतना माइन्यूट रखते हैं कि उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता। उतार लिए सब लोग जल्दी। समझ में आया ना कैसे घूमता है वो, पूरा क्लियर। ठीक है, तो अब तुम जाके अब कोई भी फिगर देखोगे ना, जैसे जाना एनसीईआरटी खोलना, तो एनसीईआरटी में इसका पूरा फिगर बनाया हुआ है, तो अब उस फिगर को देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एचसी वर्मा में भी इसका फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल आया, करंट। ठीक है, अब यहाँ दो चीज पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो करंट सेंसिटिविटी।
पहला लिखो करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होता है? एक ऐड आता है सेंसोडाइन का, हाँ? कि झंझनाहट है ना, कि अगर हल्का सा भी झंझनाहट महसूस हो तो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। सेम चीज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि झंझनाहट कब महसूस होता है? अगर इसका हल्का सा भी कांटा हिला, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सेंसिटिविटी किसका अच्छा आता है, कम करंट में डिफ्लेक्शन दे कि ज्यादा करंट में डिफ्लेक्शन दे? कम करंट। अगर कम करंट में भी अगर वो हिल गया, इसका मतलब सेंसिटिविटी उसका बहुत अच्छा है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वही करंट, ये जो सॉरी ये जो थीटा है ना, उसको खाली आई से क्या करना है, डिवाइड। बताइए क्या आएगा, एन बी बाय, ठीक है। अब कौन सा गैल्वेनोमीटर अच्छा है, अच्छा सेंसिटिविटी वाला, या मतलब कम सेंसिटिविटी या ज्यादा सेंसिटिविटी? ज्यादा सेंसिटिविटी। हमको करंट सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए उसका, क्योंकि हम चाहते हैं करंट, कम करंट में वो डिफ्लेक्ट कर जाए। तो अगर हमको उस टाइप का अगर गैल्वेनोमीटर बनाना है तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर। एरिया बढ़ेगा, लेकिन एरिया नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो मेरा गैल्वेनोमीटर बड़ा बनेगा, तो उसको कहाँ बैग में लेकर तो ढोएंगे नहीं, तो ये फिजिबल नहीं है। लेकिन एन फिजिबल है, हम बढ़ा सकते हैं टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, अच्छा मैग्नेट लगाएंगे तो बी बढ़ेगा। और के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, याद है इसको, जो वापस खींचेगा। तो वो जो खींचेगा उसका पावर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होगा तभी वो बढ़ेगा। तुम सोचो कि डोर क्लोजर तुम हेवी लगा दिया है तो उसको तुम खोल ही नहीं पाएगा, और डोर क्लोजर एकदम बहुत मतलब क्या बोल सकते, ना के बराबर है, जल्दी खुल जाएगा। समझ में आया? तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, लिख लो। एक और पढ़ना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, थीटा बाय वोल्ट कर देंगे, ये हो जाएगा एन ए बी डिवाइडेड बाय। अच्छा, आई को अगर वोल्टेज बनाना होगा तो आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से। अगर इसको हम आर से मल्टीप्लाई कर दें इंटू आर, इधर भी आर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ के इंटू आर। ये आर किसका रेजिस्टेंस है, कॉइल का रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। और बोल सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है यही आरजी एक तरह से हो गया। किसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का। मतलब वो जो कॉइल का रेजिस्टेंस होता है वही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी लिखे। करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न। करंट सेंसिटिविटी, current sensitivity directly depends on number of turns. अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखो। वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स।
तो बता सकता है जब यहाँ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो डिपेंड क्यों नहीं करता? रेजिस्टेंस n बढ़ाएंगे, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो तार ज्यादा लगेगा, तार ज्यादा लगेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़, यानी n अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो डिपेंड नहीं करता। तो मैग्नेटिज्म का जो फोर्स वाला पार्ट था हम लोग का पूरा वो खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा पार्ट? मैग्नेटिक फील्ड।